हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। क्या क्या प्रॉब्लम आपको थायराइड की, जब आपकी थायराइड ढंग से फंक्शन नहीं करती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेरी आती है वो आती है डाइट के रिलेटेड, तो डाइट के बारे में बात करेंगे। और कुछ मिथ जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, तो सेशन के बाद मैं आपकी क्वेरी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोग आजकल लाइफस्टाइल की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से अपना दिन शुरू करते हैं एक थायराइड की मेडिकेशन के साथ। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी थायराइड ओवर एक्टिव है, यानी कि ज़्यादा आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और अगर अंडर एक्टिव थायराइड है, यानी कि आपकी थायराइड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। आज मेजरली बिकॉज अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन में तो ज्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ज्यादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेजरली हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म? थायराइड एक 2 इंच की ग्लैंड होती है जो कि आपके फ्रंट ऑफ द नेक में सिचुएटेड है, बट वो आपके पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से रूल करती है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं चलेगा, तो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पैर बहुत ठंडे फील होंगे, आपको ठंड की तरफ आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा नींद आना। उसके बाद अगर थायराइड हार्मोन सही तरीके से नहीं काम करते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो कई केसेस में सीवियर हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन का रफ हो जाना, और साथ में थायराइड हार्मोन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलर होना, अगेन आपके फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो थायराइड के साथ आती हैं। अब एक और चीज है कि अब कैसे पता चले कि आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आपको इस तरीके की कोई चीजें फील हो रही है, साथ में ज्यादातर केसेस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो वेट गेन का भी एक इश्यू होता है, तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल इज T3 T4 TSH, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और टेस्ट होता है NT-TPO, वो टेस्ट भी आप करवा सकते हो। उसका रीजन ये है कि जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो दो तरह के इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दूसरा वाला है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारे ब्रेन के बेस में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, दैट इज पिट्यूटरी। वो एक तरीके से हमारी थायराइड को एक्टिवेट करती है। तो अगर वो हमारी थायराइड को एक्टिवेट ना करे, एक्टिवेट करने के लिए वो एक मैसेंजर भेजती है जिसको हम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो अगर वो इसको स्टिमुलेट ना करे तो ये हमारा सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और अगर किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह से थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे जेनेटिक कारण हो गया, और उसके बाद आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। तो अगर वो है, जो कि एक मेजर रीजन है आजकल इतना ज्यादा थायराइड के केसेस का बढ़ने का। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद, कई बार प्यूबर्टी के अंदर फेजिक हाइपोथायरॉयडिज्म भी कई बार देखने को मिलता है, किसी मेडिसिन की वजह से या फिर कोई इसके अंदर कैंसरस लीजन्स की वजह से या फिर कोई सर्जरी की वजह से, या फिर आप साथ में कोई ऐसा आप सप्लीमेंट ले रहे हो जिसकी वजह से भी कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये तो हो गया जिसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल क्या क्या कारण हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस बढ़ के आती हैं। जैसे कि आपको दूसरा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, आर्थराइटिस हो, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपके थायराइड फंक्शनिंग का और साथ में अपने वेट का। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अबाउट लाइफस्टाइल। तो ये बहुत ही डिबेटेड टॉपिक रहता है कि क्या हमारी लाइफस्टाइल आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। तो इस पर बहुत रिसर्च है एंड हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल में सब कुछ आता है, आपका
आप किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो, आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका डेली आप क्या क्या आपके लाइफस्टाइल में आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या को आगे लेके जाते हैं, तो दैट इज हमारा लाइफस्टाइल। तो उसके अंदर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इफेक्ट करता है आपके थायराइड को। फिर साथ में आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स में क्या है, हम बहुत ज्यादा आजकल पैकेज और फास्ट फूड आइटम्स, तो इसके अंदर जो एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा अगर हम ऑटो इम्यून की बात करते हैं, तो ऑटो इम्यून के अंदर कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी हो सकती है, जिसमें ग्लूटेन भी हो सकता है, जिसमें लैक्टोज भी हो सकता है। ये 100% सबके साथ नहीं होता, बट अगर इस तरीके का कोई फूड आइटम से एलर्जी है तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस यहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ ऐसी टिप्स है जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। अगर आप अपना टेस्ट करवाने जा रहे हो, तो जिस तरीके से आप, अगर आप मेडिकेशन पे हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन नहीं लेते उस दिन, या फिर जब भी आप अपना टेस्ट कराने जाएं तो कोशिश करें कि आप 12 घंटे का जो नॉर्मली ये कोई भी टेस्ट होता है, तो अगर आप इस तरीके से फास्टिंग मेंटेन करके जाते हो तो बेहतर रहता है। दूसरा, अगर आप कोई भी बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट 7 दिन के लिए उसको बंद कर दीजिए। कई बार कुछ हर्बल सप्लीमेंट जैसे त्रिफला हो गया, गूगल हो गया, ये भी कई बार आपके रिजल्ट को सही आने में बाधा पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि 2 या 3 दिन पहले इस तरीके के सप्लीमेंट बंद कर दें। एंड बायोटिन को, हेयर के लिए जो सप्लीमेंट लिया जाता है, उसको मिनिमम आप 7 दिन पहले आप बंद कर दीजिए। अगर आप मेडिसिन पे हैं तो मेडिसिन आप उस दिन जैसे नॉर्मल रहता है, जिस दिन आप मेडिसिन ले रहे हो उसके बाद अपना आप, अगर आप ले रहे हो तो लेते हुए आप अपना टेस्ट करवा सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मेडिसिन ले रहे हो तो अगेन ये चीज भी यहाँ पे मिस हो जाती है कि क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऐसी दूसरी मेडिसिन है जो कि थायराइड के एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकती है। कई बार क्या होता है, मेडिसिन तो ले रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही बॉडी में। तो इसके लिए बहुत सी ऐसी, जैसे कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली दवाइयां होती हैं, आपके एंटासिड्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वॉरफेरिन सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आप ये सारी चीजें ले रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें और स्पेसिंग करते हुए, यानी कि टाइम का स्पेसिंग करते हुए आप अपने थायराइड का सप्लीमेंट आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट एक ऐसा डिबेटेड टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा मिथ प्रिवेलेंट है। तो सबसे पहली चीज तो थायराइड जो अभी हमने कारण डिस्कस करे उसकी वजह से तो होता ही है, साथ में एक बहुत ही मेजर रीजन है, दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। यहाँ पे आयोडीन का रोल आता है। अगर हम एज ए पॉपुलेशन एज अ होल देखते हैं तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो मेजर रीजन है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इंडियन पॉपुलेशन में, अगर आप अर्बन पॉपुलेशन में हैं तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर आपको आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, तो अब ये कारण इतना कम हो गया है एंड लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम अब ज्यादा होने लगा है। तो एक आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से आपका, जिसका इंटेक होना चाहिए। तो अब आप किससे उसका इंटेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप एग लेते हो तो एग में आयोडीन की मात्रा होती है। दूसरा, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, सी वीड्स डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जिसके अंदर आपका जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, तो उसके अंदर भी आपके आयोडीन की मात्रा होती है। साथ में जो आपके लाइक फिशेस हैं या सी वीड्स हैं, तो उसके अंदर भी आयोडीन होता है। सब लोग डेली में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो एग एंड हम बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो इसमें काफी अच्छा कंटेंट आयोडीन का होता है। दूसरी क्वेरी कि अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या हमें मिल्क बंद कर देना चाहिए? देखिए, मैं प्रेफर करती हूँ, इस पे बहुत सारी रिसर्च है, आप बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को मिलेंगे या न्यूट्रिशनिस्ट को मिलेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं आपको मिल्क नहीं लेना है, कुछ लोग बोलते हैं आपको मिल्क लेना है। मैं यहाँ पे आपको अभी जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, अगर आपको ऑर्गेनिक मिल्क मिलता है तो आप इसका इंटेक कर सकते हो, और ये आप इंश्योर करें कि आपको मिल्क से आपको किसी भी तरीके का इंटॉलरेंस नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप आराम से मिल्क ले सकते हो, बट इट शुड बी ऑर्गेनिक, जिसको लाइक कुछ भी ऐसा जिसको एंटीबायोटिक्स वगैरह गाय को ना दिया हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड न्यूट्रिएंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेलेनियम। अगेन सेलेनियम क्या करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर एंड आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, तो इसका लेना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपको सेलेनियम किन सोर्सेज से मिलता है। सेलेनियम, एस स्टैंड्स फॉर सनफ्लावर। सबसे जो रिचेस्ट सोर्स है वो आपका सनफ्लावर है, उसके बाद लेग्यूम्स,
का इंटेक आप कर सकते हो। अलग अलग तरीके के ग्रेन्स में होता है सेलेनियम, मशरूम में इसकी क्वांटिटी बहुत होती है। उसके बाद नट्स एंड सीड्स। अभी हम बात करेंगे, जब भी आप मेरे से थायराइड की डाइट के बारे में बात करते हैं तो मैं बार बार यहाँ पे नट्स एंड सीड्स की बात करती हूँ, क्योंकि जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं, सेलेनियम की बात करते हैं हम, तो ये सारी चीजें आपके नट्स एंड सीड्स में मिलती हैं। तो सेलेनियम के अंदर जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, अगेन फ्लैक्स सीड्स हो गए, आप दूसरे नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राजील नट्स जो होते हैं उसमें सेलेनियम की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एग में भी ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पालक में भी ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमारे दूसरा जो न्यूट्रिएंट है दैट इज सेलेनियम, उसको आप जरूर अपनी डाइट में रखें। उसके बाद हम आते हैं जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे T3 T4 जो हार्मोन्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो जब हम जिंक की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नट्स में जिंक सबसे ज्यादा होता है। हेम्प सीड्स अगर आप 30 ग्राम्स लेते हो तो अराउंड 41% ऑफ आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। फ्लैक्स सीड का आप इंटेक कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं आपके जिंक के। तो ध्यान रखें कि इस तरीके का सीड्स का आप इंटेक करें। नट्स एटलीस्ट 1 हैंडफुल ऑफ नट्स का आप इंटेक करें। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम जिंक की बात करते हैं तो कई बार हम सीड्स लेते हैं और साथ में आपने बोला कि क्या क्या लेना है, तो मल्टीग्रेन्स में होता है, सीड्स में होता है, मिलेट्स में होता है आपका जिंक, और लेग्यूम्स में होता है। और फिर जब हम इसको ले रहे हैं उसके बावजूद कई बार डेफिशिएंसी होती है, तो प्रॉब्लम होता है फाइटेट्स का। ये कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिंक को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो बहुत अगर जब भी आप किसी भी नट्स का इस्तेमाल करते हो तो अगर हम इसको थोड़ा सा घर पे ही अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई करने से मेरा मतलब है अगर आप इसको भिगो देते हैं या फिर आप इसको हल्का सा आप इसको पका लेते हो या फिर आप इसको फर्मेंट कर लेते हैं या फिर स्प्राउट बना लेते हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी को, जिंक की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे जिंक के बहुत सारे मैंने यहाँ पे बात करी कि आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। उसके बाद विटामिन ए, अगेन ये एक दूसरा न्यूट्रिएंट है जो हमारी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेट सोर्स है, ये हम सब जानते हैं। जो हमारे रेड एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसका आप इंटेक कर सकते हो। फिशेस में होता है, ये नॉन वेज फूड आइटम्स में होता है, एंड साथ में एग में भी ये होता है। तो अब ये सारी चीजें हैं जो हमारी थायराइड की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। नेक्स्ट चीज ये आती है कि अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो अब तो हमारा वेट तो बढ़ना है, वेट कम नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप एक वेल बैलेंस डाइट, सबसे पहले तो पता करें कि रीजन क्या है। आप अपने डॉक्टर से मिलके प्रॉपर थायराइड का प्रोफाइल, जो मैं आपको NT-TPO टेस्ट बोल रही हूँ वो, उसके बाद आपको ये कौन सा वाला आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कहीं ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो हमें उस चीज़ों के सप्लीमेंट लेने होंगे अपने डॉक्टर से बात करके। उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस वो ऐसा शो करती है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव होते हो, ये वाइसियस साइकिल है। अगर आपने ये सोचा कि थायराइड में मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं किया तो मेटाबॉलिज्म और स्लो होगा, आपको और ज़्यादा थकावट, नींद आना, चक्कर आना, हेयर फॉल होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करूंगी, उसमें जिन लोगों ने एरोबिक्स किया या फास्ट फिजिकल एक्टिविटी करी, 67% लोगों में उनके थायराइड के लेवल में पॉजिटिवली फर्क आया। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। वेट लॉस नहीं होगा ये मिथ है। तो अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट लेते हो, दूसरा मिथ ये होता है कि हमने बिल्कुल ऑयल का, घी का, फैट का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो बेसिकली फैट यहाँ पे नुकसान नहीं देता, बट नेचुरल सी बात है कि अगर थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हो और वो एकदम से बढ़ा हुआ आता है तो पहले वेट करें, अपने थायराइड का भी टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से बात करें, और उसके बाद एकदम से हमें मेडिकेशन पे जंप नहीं करना है। हमें अपने थायराइड को मैनेज करके वापस से एक रीटेस्टिंग करानी है।
तो जहाँ पे अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म में फैट बॉडी में डिपोजिशन बढ़ता है तो फैट बढ़ेगा आपका, तो ये मत करिए कि मैंने बिल्कुल टोटली फैट हटा दिया। मेन जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि आपको गुड फैट का इस्तेमाल करना है। नट्स सीड्स, अगेन अगर हम बात करते हैं तो नट्स एंड सीड्स आपकी डाइट में होने चाहिए। तो एक चीज हमने यहाँ पे ले ली कि गुड सोर्सेज ऑफ फैट आपकी डाइट में होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाइट में, अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब डाइट को हम मैनेज कैसे करें। तो डाइट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, जितना नेचुरल चीजों का आप इंटेक करेंगे, जितनी पैकेज चीजें होती है उसके एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव आपकी थायराइड को की कंडीशन को और ज्यादा वर्सन करते हैं। शुगर एंड नेक्स्ट द थिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज शुगर। शुगर एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपको कैलोरीज देगी, वेट गेन करेगी, आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगी। तो एक ही ऐसी चीज है, अगर आपको थायराइड है तो शुगर आपकी डाइट में कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। शुगर एक अम्ब्रेला टर्म है, मैं जो व्हाइट शुगर आपको नजर आती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा आप फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हो। जितना ज्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे, ग्रीन लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप इंटेक करोगे, उतना ज्यादा आपके सेल्स को रिजुविनेट होने का मौका मिलेगा। तो इट इज ऑल अबाउट कि जो चीजें आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोके, एंटीऑक्सीडेंट जिसकी प्रॉपर्टी हो, इस तरीके की चीजें हमें लेनी है। तो बहुत ही वेल बैलेंस्ड डाइट हो। एक और चीज है, अगर यहाँ पे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो अगेन सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपके व्हीट यानी कि ग्लूटेन के कंजम्पशन को थोड़ा कम करती हूँ। और अगर आप मिलेट्स पे जाना चाहें, आप ओट्स पे जाना चाहें, ओट ग्रोट्स पे जाना चाहें, तो ये एक बेहतर बदलाव होता है। इससे आपकी थायराइड की फंक्शनिंग यहाँ पे एनहांस होती है। एक चीज जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो दूसरा मिथ ये आता है कि मैम मिलेट्स तो आप थायराइड की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो एक चीज यहाँ पे जो मैं अगेन यहाँ पे बात करना चाहूंगी दैट इज गोइट्रोजेंस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके थायराइड की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो इसके अंदर हमने सुना होगा कि क्रूसीफेरी फैमिली जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पालक और साथ में सोया और साथ में ये हमारे और क्या क्या होते हैं, और ये सारी जो चीजें हैं मिलेट्स, मेजरली हम मिलेट्स की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हमारी थायराइड की एक्टिविटी को कम कर देती है। बट एक चीज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से पका के आप इसका इंटेक करते हो पोषण कंट्रोल के साथ, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके थायराइड की हेल्थ में नहीं पहुंचाता। बट एक चीज है पर्ल मिलेट, दैट इज बाजरा, उस पर अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो अगर आप इसको लेते हैं, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिए एंड पोषण कंट्रोल के साथ लीजिए, क्योंकि गोइट्रोजेंस कब आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जब आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो। बट द थिंग इज कि बाजरा पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो इसको आपको पोषण कंट्रोल के साथ लेना चाहिए। कई बार आपकी थायराइड की एक्टिविटी को कम करता है। तो ये हमारी गोइट्रोजेंस के बारे में बात हो गई। अब हम डाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो कोशिश करें घर का खाना हो, होम कुक्ड हो, स्प्राउट्स हो, बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हो, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप खाते हैं उसको आप हल्का सा स्टीम करके या पका के खाइए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं थायराइड को लेके, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज थी। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और सेम यही हम आपके यूट्यूब पे भी हम इसको अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।